हमने टेबल किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किया था, ठीक है। और ये मैंने कहा था कि ये बहुत खास टेबल है। इसमें सब्जेक्ट क्या था? काम करने वाला। और वर्ब क्या था? और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। अच्छा जी, ये हमारा टेबल था और ये हमने सारा पढ़ लिया था। अब इसके अंदर 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं। कितने? 3 किस्म के। इसमें जो 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं ना, वो आज हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। इसको कहते हैं सिंपल। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है। दूसरे लफ्जों में सादा जुमले, ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि इसमें 3 किस्म के सेंटेंस हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस, सादा जुमले। नंबर 2 मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंस, जो नहीं वाले जुमले होते हैं, ठीक हो गया। अब वो नहीं वाले जुमलों में यहां पे क्या आएगा? यहां पे कहीं नोट आएगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं, अपनी जगह को छोड़ते, याद है ना, इन तीनों ने अपनी जगह को नहीं छोड़ना। जो नहीं आएगा वो ये जो प्लस डाला होता है, इस प्लस का मतलब था यहां कुछ भी आ सकता है, बताया था ना मैंने। तो इस जगह पर दरमियान में नहीं आ गया। अभी मैं बता दूं, ये नहीं कहना कि नहीं यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ये, ठीक है। यहां पे इसने नहीं ने आना है। अब आगे थर्ड पे आ जाए, सवालिया जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। अब ये टेबल फिर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब मनफी जुमले की निशानी, यहां पे नोट आ गया, नोट का मतलब था नहीं, ठीक है। अब सवालिया जुमले है, तो सवालिया जुमले से आपको अंदाजा होता होगा कि सवाल तो हमेशा शुरू में होता है ना, शुरू से पता चलता है। तो सवाल के शुरू में क्या लगा होता है उर्दू में? उर्दू में शुरू में क्वेश्चन मार्क तो एंड पे लगता है ना, शुरू में क्या लगता है? सवाल किससे शुरू होता है? हमेशा क्या से शुरू होता है। किससे? क्या से। सवाल हमेशा क्या से शुरू होता है। क्या ये कर सकते हैं आप? क्या आपने ये खाया है? क्या आपने ये किया है? क्या आपका नाम ये है? सवाल की निशानी हमेशा ये होती है कि वो उर्दू में क्या से शुरू होता है, ठीक हो गया। अब वो क्या कहाँ आएगा? यहां पे शुरू में, इंटेरोगेटिव का क्या। ये सवालिया इंटेरोगेटिव मैंने इसलिए लिखा है कि पता चले कि ये सवालिया जुमला यहां से शुरू हो रहा है। ये अपनी जगह पे रहेंगे, क्या यहां पे आएगा। अब यहां तो सिर्फ नोट आना था, नोट में चेंज नहीं आना था, लेकिन यहां क्या वाले लफ्ज होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। व्हाट का मतलब भी क्या, विच का मतलब कौन सा, जरूरी नहीं कि क्या इस तरह ही लिखा जाए कि ये क्या है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कौन सा है, ये भी तो सवाल है ना। कैसा है, ये भी तो सवाल है। किसका है, ये भी सवाल है, ठीक हो गया। तो इन सब की इंग्लिश मुख्तलिफ होती है, व्हाट, हाउ, विच, व्हेन, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या ही है कि कैसे शुरू हुआ, कौन होता है, कैसे करता है, ये सब क्या है? सवाल है, ठीक है। और वो कहां पे आने हैं? सब्जेक्ट से पहले शुरू में, ठीक है। तो ये हमारा टेबल था सिंपल, ये हमारा सेंटेंस का टेबल है,
सेंटेंस टेबल, यानी जहां से सेंटेंस तो हमने पहले सीख लिया था कि सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस को इस्तेमाल करने के लिए जब आगे लेके जाना है उसको मुख्तलिफ चीजों में, तो फिर वो सेंटेंस का टेबल बन जाता है। ठीक है, सेंटेंस तो ये था कि जो भी सही लफ्ज होते हैं उनको सीक्वेंस में करके एक सेंटेंस बना दे। ठीक हो गया। अब सेंटेंस के टेबल ने बताना है आगे जाके कि कितनी किस्म के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं, तो उसके लिए फिर टेबल चाहिए होता है। ये इसका सिंपल सेंटेंस है, टेबल पहला। इसके अंदर 3 किस्म के जुमले होते हैं, 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं। एक सादा, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सादा क्या, मैंने खाना खाया। ठीक है। अब ये सेकंड मनफी नेगेटिव सेंटेंस, तो मैंने खाना नहीं खाया। ठीक हो गया। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले, क्या मैंने खाना खाया। तो ये एक ही जुमले के 3 तरह के सेंटेंस बने। ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा कि टेबल के अंदर 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं, एक सादा, एक मनफी, एक सवालिया, एक सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव। इनके नाम भी आपने याद रखने। जब ये तीनों चीजें आपको आ जाएंगी तो इसके बाद आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। मैं जो भी उर्दू का सेंटेंस लिखूंगी आपने पहले देखना है इन तीनों में से वो कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, उसका नाम लिख लेना, उसे देखना है कि उसके अंदर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल दे देते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारी, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसके अंदर से हमने ये टेबल को सेट करना है। मैं स्कूल जाता हूं, ये जुमला सबसे पहले ये सेंटेंस का टेबल है। ठीक हो गया। अब इन तीनों में से मुझे बताएं कि ये सेंटेंस किसका है, इसका है, इसका है, इसका है। सिंपल का। सिंपल का। अब ये सिंपल क्या, हमने लिख दिया सिंपल सेंटेंस, या आपने उर्दू में लिख दिया सादा जुमला। अब सादा जुमला हमने इस टेबल के मुताबिक इसकी उर्दू लिखनी है। ढूंढना है सब्जेक्ट कहाँ है, नोट कहाँ है, सॉरी सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। क्या है, मैं क्या है, मुदस्सिर। वर्ब किधर है, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट किधर है, स्कूल। स्कूल मिल गया। अब आपने ये तीनों के नाम लिख लिए। अब हमने इन तीनों की इंग्लिश इसके अंदर रख देनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब है गो, फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो गो टू लफ्ज इकट्ठा होता है, यानी जाने की इंग्लिश जो है ना वो गो टू होती है, स्कूल। आसान हो गई इसको देख के करनी, आसान हो गई ना। तो कर करके हमारी प्रैक्टिस में हमें याद हो जाएगा कि सब्जेक्ट की जगह कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट की जगह कौन सी होती है, वर्ब की जगह कौन सी होती है। ये और ये एक ही लफ्ज होते हैं, ये भी मैं बता दूं। सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ एक लफ्ज होते हैं। जैसे आई है सब्जेक्ट है, वर्ब है जाना। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, एक लफ्ज भी हो सकता है, ज्यादा सारी चीजें भी हो सकती हैं। जैसे स्कूल है ना ऑब्जेक्ट, तो ये भी हो सकता है कि सुबह से स्कूल जाता हूं, 8 बजे स्कूल से वापस आता हूं, खाना खा के स्कूल जाता हूं, स्कूल से आके खाना खाता हूं, स्कूल में कपड़े पहन के जाता हूं, स्कूल में टाइम पे जाता हूं। ये नहीं, वो सब चीजें स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम लिखेंगे तो यहीं पे लिखेंगे, सुबह स्कूल जाता हूं, कपड़े पहन के स्कूल जाता हूं, खाना खा के स्कूल जाता हूं, वापिस आके स्कूल से वापिस आके खाना खाता हूं। यानी कि सब कुछ स्कूल के साथ लगेगा। तो जब स्कूल के साथ लगेगा तो वो सारा ही ऑब्जेक्ट होगा, तो वो यहाँ आता जाएगा, यहाँ ये लंबा होता जाएगा। ये और ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, हिलेगा ये भी नहीं, लेकिन सिर्फ इसमें एक से ज्यादा लफ्ज आ सकते हैं। क्या, इसमें एक से ज्यादा लफ्ज आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब में सिर्फ एक लफ्ज आएगा। जैसे आपके अंदर सिर्फ एक लफ्ज आएगा, इसमें दो कभी नहीं आ सकते। दो वर्ब, दो सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकते।
ठीक है। और ऑब्जेक्ट में एक लफ्ज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। यदि क्लास के लिहाज से आपकी क्लास बड़ी होती जाती है ना, तो ऑब्जेक्ट लंबा होता जाएगा, ठीक है। मतलब जो काम करने वाला होता है वो भी हमेशा एक होता है। ज्यादा इसमें हो सकते हैं, जैसे आई की जगह दे लफ्ज आ गया, लेकिन लफ्ज तो एक ही रहा ना, वो तो नहीं ना डबल हुआ। काम भी एक ही होता है। इतने सारे काम तो नहीं हम यहाँ बता सकते। ये तो नहीं कह सकते मैं कपड़े, मैं फला फला, मैं जाता भी हूं, मैं आता भी हूं, मैं खाता भी हूं। ऐसा कभी जुमला हुआ है? नहीं ना हुआ, हमेशा एक ही होता है। तो ये भी एक ही रहेगा। अब जिस पर काम हो रहा है, यानी इसके ऊपर काम हो रहा होता है, तो जिस पर काम हो रहा है वो कमरा भी हो सकता है, वो पूरा घर भी हो सकता है, वो सारा फर्नीचर भी हो सकता है, वो सारी ग्राउंड भी हो सकती है, उसके अंदर सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो वो सारों पे काम हो रहा होता है। यानी हम काम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन करने वाला एक ही होगा। और अगर ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो एक ही लफ्ज में चेंजिंग आ जाती है, वो दे, वही, यू, लफ्ज एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर सारे हम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जिस पर काम करते हैं ना, वो काम नहीं हम इकट्ठे कर सकते। कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, क्या दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। हमें बताना पड़ेगा हम वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है। हम उसको जोड़ नहीं सकते। हाँ, हम ज्यादा सारे लोग मिलके खाना बना सकते हैं, ज्यादा सारे लोग मिलके कपड़े धो सकते हैं, तो वो एक ही लफ्ज में आ जाएगा, दे, वी, यू, ठीक हो गया, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने अब इसको इस्तेमाल करके सेंटेंस को, तो हमने ऐसे लिखना है, मजमून भी इंग्लिश का लिखना है, मुख्तलिफ किस्म के इंग्लिश के जुमले भी बनाने हैं, वो सारे हमारे इस टेबल के अंदर होंगे। कोई उसमें नहीं वाला होगा, कोई उसमें सादा होगा। तो ये तीनों ही हमारे लिए जरूरी थे। उतार ले मैम, अगर इसमें जैसे इसमें नहीं वाला जुमला हाँ, नेगेटिव, हाँ, जैसे आई गो टू स्कूल लिखा हुआ है, तो इसमें ये जैसे नोट है वो गो से पहले आए कि गो के बाद? अच्छा, इसकी एग्जांपल पूरी कर लेते हैं। ये सादा जुमले की हमने की, ये पहला हो गया, ठीक है। अब हम इसी जुमले को दूसरी एग्जांपल में फिट करते हैं कि ये मनफी जुमले में कैसे आएगा। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ठीक हो गया। अब और से देख लेना है, वही सब्जेक्ट, वही वर्ब और वही स्कूल, वही ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, नहीं अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे आई, इसके बाद वर्ब की जगह, ये हम नहीं की जगह छोड़ रहे हैं, वर्ब की जगह गो टू, स्कूल की अपनी जगह स्कूल। अब नहीं की इंग्लिश आपने लिखनी है। नहीं की नोट अकेला नहीं लिखा जाता, इसके साथ कोई ना कोई ऐसा लफ्ज आता है, वो लफ्ज क्या होता है वो भी अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, ये वो तमाम लफ्ज हैं जो नहीं के साथ इस्तेमाल होने। नहीं अकेला कभी नहीं आ सकता। नहीं मतलब नहीं, इसका इंग्लिश में जो लफ्ज नोट है ना, नोट हम कभी अकेला नहीं लिख सकते। आई नोट गो टू स्कूल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, नोट कभी अकेला नहीं आ सकता, ठीक है। नोट अकेला नहीं आ सकता, उसके लिए कोई ना कोई लफ्ज लगता है। वो क्या होते हैं वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। आई एम नोट, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, इसके साथ ये लगेगा। नोट के साथ कोई ना कोई हेल्प के लिए वर्ड लगेगा, तो फिर नोट लगेगा। नोट अकेला नहीं लग सकता, तो इस तरह लिखेंगे, आई एम नॉट गो टू स्कूल, ठीक हो गया। अब अगर हम थर्ड की एग्जांपल दें, क्या मैं स्कूल जाता हूं, आ गया क्या। अब हमने इसकी करनी है आई अपनी जगह पे, गो टू अपनी जगह पे, स्कूल। क्या की इंग्लिश मैंने कहाँ कहा था लिखनी है, स्टार्ट में, तो हमने यहां पे आना है। एम आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब है क्या। अब आप कहेंगे कि एम का मतलब तो क्या होता ही नहीं, हूं होता है। लेकिन जब सवालिया जुमले में
जब हम क्या से लफ्ज शुरू करते हैं तो जो भी ये अंदर वर्ड होता है उसको हम उठा के शुरू में ले आते हैं तो उसका मतलब क्या बन जाता है। इसकी मजीद डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है जरा भी, ठीक है। इसको टेंसेस कहते हैं। तो ये जो भी एम इज इस तरह यहाँ पे कोई भी लगेगा ना, अगर आप यहाँ पे एम लगा लें शुरू से ही, ठीक है, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। आई एम गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, इसी एम को उठा के शुरू में ले आए तो जो ये एम लगा होगा उसको उठा के हमने शुरू में ले आना है, तो वो हमारे क्या की जगह पे बन जाएगा कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, एम आई गो टू स्कूल। बाकी कोई लफ्ज अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मुकम्मल समझ आ गई? जो से ये बीच का है जुमला, जैसे आई एम नॉट टू गो टू स्कूल, अगर हम इसको करें ये तीसरे वाले सेंटेंस में, तो आई एम जोन सा है वो जोन सा भी लगेगा बीच में, उसका मतलब उसी को ही शुरू में लगाना है। इसके अंदर एम था, वही उठा के शुरू में आया। अगर ये एक ऐसा भी जुमला हो सकता है, वो कहे क्या मैं नहीं स्कूल जाता हूं, क्या मैं नहीं स्कूल जाता हूं, यानी उसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, ठीक है। उसमें हम क्या वाली जगह भी फिल करेंगे, नोट वाली भी फिल कर देंगे बस। लेकिन होता वो क्या वाला ही जुमला है, एम आई नोट अपनी जगह पे, गो टू स्कूल, ठीक है। ऐसे भी कभी कभी ऐसे जुमले आ जाते होते हैं। नोट के साथ हुआ भी लग सकता है। अब वो इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, नोट की जगह पे कुछ नहीं हो सकता। मैंने बताया है कि नोट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, नोट के साथ एम वाज वर वो जुमले के लिहाज से कुछ भी हो सकता है। अभी हमने जो जुमला लिखा था उसके लिहाज से उर्दू यही बनती थी। मैम हमेशा ही एम लगेगा ना इसमें क्या वाले जुमले में? नहीं, हमेशा ही शुरू में एम का मतलब तो क्या नहीं है, कुछ भी दिया होगा अंदर, एम आई वाज वर कुछ भी दिया होगा वही शुरू में आ जाएगा, जो अंदर लगा होगा वही शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अभी चूंकि आपने सेंटेंस में टेंसेस होते हैं एक भी किए, आज जब वो करवाऊंगी तो फर्क बताऊंगी कि जब ये तेलिफ ता आ जाता है ना तो फिर एम नहीं लगता, फिर ठीक है, फिर एम नहीं लगता, उस एम की जगह पर कुछ भी नहीं लगता और यहां पे आएगा डू नॉट। लेकिन अभी मैंने टेंस आपको नहीं कराया तो आपने इस चीज को नहीं पढ़ना ताकि आप घबरा ना जाएं। अच्छा, एक चीज और समझ लें, हम बात कर रहे थे कि ये एम जो लगा हुआ है वो टेंसेस के लिहाज से लगता है। बताया था ना मैंने आपको कि यहाँ एम भी लग सकता है, कुछ और भी लग सकता है। यहाँ पर ये जितनी चीजें नोट के साथ लगेंगी, यहाँ पे मैंने बताया है कि नोट कभी अकेला नहीं लग सकता, बताया था ना कि नोट अकेला नहीं लग सकता। तो नोट के साथ जो चीज लगती, जब नोट लगाना है तो इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब जैसे लिखा है ना वही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग लफ्ज से पता चल रहा है ना कि मदद करने वाला है ना, तो ये वर्ब के पीछे लगना है ना, तो वर्ब की मदद करने के लिए लगा रहा होता है। यहां पर नोट कभी अकेला नहीं लग सकता, हमेशा इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा? एम, ठीक है, लगा। इसके साथ नोट के साथ एम लगा है, यहां एम शुरू में लगा है, तो ये जो एम है, इज है, आर है, एम है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। अब भी आपने नोट लगाना है या क्या लगाना है, तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर ना क्या को लिख सकते हैं ना हम नोट को लिख सकते हैं। यानी क्या की जगह जो एम हमने बाहर लगाया है ना, वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। और जो नोट के साथ लगाया वो भी हेल्पिंग वर्ब है। फिर अभी आप टेंसेस पढ़ने की मेंटली ताकत नहीं रखते, इसलिए मैंने आपको टेंसेस का नहीं बताना। तो उससे पहले आपने सिंपल ये देखना है कि जब हूं लगता है तो एम लगता है।
ठीक है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो इस वजह से आपने ये सिंपल सेंटेंस ही करने हैं।